एडीओ को लेकर के। तो समझते हैं इसके बारे में कि आखिर ये जो एग्जाम आप लोग देने वाले हैं वो है क्या चीज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं हो क्या कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम है किस चीज का। मतलब एडीओ, हाँ हमको तो पता है कि एडीओ का सरकारी नौकरी आया हुआ है, हमको एडीओ का फॉर्म डालना है, एडीओ का फॉर्म भरना है, लेकिन एडीओ का काम क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली में एडीओ करता क्या है, या फिर किस लेवल में जाकर के काम करता है, या होता ही क्या है ये एडीओ। पता है क्या, किसको किसको पता है, किसको बोलता है? हाँ, ये तो फॉर्म में लिखा होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, है ना। देखो समझते चलेंगे, एडीओ का मतलब होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको एक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में एडीओ क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन ले। एडीओ जो है ना आपके पंचायत लेवल पर काम करता है। एडीओ का काम क्या होता है, या एक पंचायत लेवल पर काम होता है। जैसे कि हमारी जो सरकारें हैं, मान लीजिए वो किसी भी प्रकार की योजनाएं बना रही है, कुछ भी योजना बना रही है ग्रामीण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो भी योजनाएं चला रही है, तो उस योजनाओं को पहले हमारे ग्राम में भेजा जाता है, आ जाइए। उसके बाद फिर उस गांव में वो योजना जब पहुंच चुकी है तो उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मतलब उसको क्रियान्वित भी तो करना पड़ेगा। तो उस योजना को क्रियान्वित करने का जो काम है ना, वो एक सुपरवाइजर की तरह एडीओ करता है। आया समझ में, एडीओ क्या करता है? एडीओ का काम ये है, ग्रामीण लेवल पर जो भी योजनाएं चल रही है ग्राम को विकास करवाने के लिए, ग्राम का विस्तार करवाने के लिए, तो उसके लिए जितनी भी योजनाएं गांव में भेजी जाती हैं, तो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम ही एडीओ करता है। मतलब अभी तक आप लोग को समझ आ चुका होगा कि बहुत पैसा है भाई इसको। ठीक है, गांव के लिए क्या किया जाएगा, बहुत सारी योजनाएं भेजी जाएंगी। अब सिर्फ योजना थोड़ी भेजा जाएगा, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पैसा भी तो देंगे। तो वो पैसा किसके पास आएगा? तो पैसा पैसा है कि नहीं, एकदम मनीच मनी है। देख लो, ताक लो बहुत अच्छे से, अच्छे से समझ लीजिए, है ना, कि एडीओ करता कैसे है, क्या क्या काम करता है, और कितना पैसा छापोगे तुम लोग अगर बन गए तो। ठीक है, तो ये काम होता है एडीओ का। एडीओ आपको कहाँ दिखेगा? तो एडीओ आपको जितने भी पंचायत लेवल है ना, चाहे नगर पंचायत की बात कर ले, जिला पंचायत की बात कर ले, जनपद पंचायत की बात कर ले, इन सभी जगहों पर आपको एडीओ दिख जाएगा। तो एडीओ का काम वही है बस कि जितने भी विकास है, विकास के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्योंकि हमेशा कभी भी एक महीना भी तो खाली नहीं रहता, नया नया विकास तो निकलते ही रहता है। अब गाँव के विकास के लिए क्या होना है क्या नहीं होना, ये पूरा पावर जो एडीओ को दे दिया जाता है। तो वही काम होता है एडीओ का, बस वो एक सुपरवाइजर की तरह इम्प्लीमेंट करने का काम किया करते हैं। क्लियर है? तो समझ आया आपको एडीओ क्या होता है? एडीओ का काम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बन गया तो कितना नोट छापोगे ये भी दिमाग में चल गया होगा, एकदम गणित लग गया होगा, है ना, कि हाँ भाई गांव में तालाब बनवाने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार 50,000 रुपए दे रहा है, उसमें का 25 तो मैं अपने जेब में रखूंगा और 25 को क्या करूंगा, गांव के तालाब की खुदाई में यूज करूंगा। चल गया ना दिमाग में? हाँ, तो बस ऐसे ही कमाई होता है, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। ठीक है, बस पेमेंट मिलेगा वो अलग है। अब देखो, बाहरी कमाई करने के लिए ना बुद्धि की भी जरूरत होती है। अब हर किसी के पास ये बुद्धि नहीं होता है, कुछ लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट होते हैं कि सरकार तो दे रही पैसा। नहीं, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, सच्चाई नहीं बताएगा कि बाहरी कमाना नहीं आता है मुझे, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। मैं बस कहाँ रहता हूँ, मेरी सैलरी पर फिक्स रहता हूँ। चलिए, तो एडीओ हमने समझ लिया कि एडीओ क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। सर ने आप लोगों के साथ सिलेबस के लिए डिस्कस किया होगा, कोई नहीं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एडीओ का जो सिलेबस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट में, जिसमें पहले में आ रहा है आपका हिंदी। पहले पार्ट में क्या है आपका? हिंदी। दूसरे में है आपका सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। अब यहाँ पर से समझना, सामान्य ज्ञान को भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? तो पहले पार्ट में है आपका सीजी आ रहा है। सीजी में क्या आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आ रहा है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आ रहा है, और छत्तीसगढ़ का जनजाति आ रहा है। ये आ रहा है आपका पहला पार्ट, किसका? सामान्य ज्ञान का। दूसरे नंबर पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है, संविधान को रखा गया है, भारत का संविधान, जिसकी क्लास अभी 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है। तो जो भी बच्चे एडीओ का प्रिपेयर स्टार्ट अगर आप नहीं किए हैं, हमारे साथ जुड़ करके इसका प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं हमसे जुड़ करके, क्योंकि 2 दिन हुआ है इसका क्लास स्टार्ट हुए हुए। तो अभी भी समय है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के बाद एडीओ का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। जैसे कि जनजाति की क्लास हमारी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी भी हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका करंट अफेयर। Can your shampoo fight dryness and hair fall with every wash? It's Pantene Possible. नया Pantene 2-in-1 यानी शैम्पू और कंडीशनर इन 1। ये ड्राई बालों को नरिश करे और मजबूत बनाए, जिससे हेयर फॉल हो कम all the way. No dryness, no hair fall worries. It's Pantene Possible. ठीक है, और ये जो करंट है वो आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी है, भारत का करंट अफेयर भी है, और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि कुछ मात्रा में इंटरनेशनल भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो करंट अफेयर भी इसी सिलेबस के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो जीके में हमको ये तीनों चीज पढ़नी है, छत्तीसगढ़ का पढ़ना है पूरा, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, जनजाति इतिहास, ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है और ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको कि आराम से आपके दिमाग में घुसेगा वो चीज, भले ही समय लगेगा, लगेगा तो लगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एडीओ के लिए नहीं, आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे उनके लिए भी जरूरी है। तो इसीलिए इसको तो शॉर्टकट में अपन निपटा नहीं सकते हैं कि एकदम जल्दी से जल्दी आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दिया जाए, बिल्कुल डीपली में पढ़ाया जा रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़ाया जाएगा और पूरा लास्ट तक आपको खत्म करवाया जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखो करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, सीजी करंट अफेयर है, इंडिया, जल्दी से जल्दी इसकी भी क्लास स्टार्ट करते हैं, भले क्लास में 10 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और भारत के करंट अफेयर भी साथ में लेकर के चलेंगे ताकि करंट आप लोग अपडेट कर सके, क्लियर। अब देखो तीसरे नंबर पर क्या है हमारा, एक तो हिंदी हो गया, एक सामान्य ज्ञान हो गया, तीसरे नंबर पर रखा गया आपका ग्रामीण स्तर का जो विकास कार्यक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मतलब क्या समझते हो, ग्रामीण विकास मतलब एक शब्द में हम कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट जो हमारा होता है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें भी हमको क्या देखना है, इसमें भी ग्राम का विकास कैसे होता है, ग्राम का विकास करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके लिए हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स को स्टोर करके रखा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आपके ग्रामीण विकास के अंतर्गत, क्लियर। तो ग्रामीण विकास उसमें हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपके आजीविका को रखा गया है। अब देखो अभी जब से एडीओ का पता चला है ना कि हाँ एग्जाम होने वाला है, तो मैक्सिमम बच्चों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि मैडम आजीविका का क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। आपको पता नहीं है एक्चुअली में आजीविका है क्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि आजीविका में हमको पढ़ना क्या है, ये आजीविका होता क्या चीज है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि मैडम आजीविका का क्लास आप कब से स्टार्ट कर रही है। तो देखो आजीविका मतलब होता है लाइवलीहुड, क्या होता है, कैसे आप अपना जीवन यापन करते हैं, इन सभी चीजों पर आपकी चर्चाएं जो चलती है, जैसे आजीविका चलाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, मतलब इसमें भी आपको योजना वगैरह की पढ़ना है, क्लियर। और पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है पंचायती राज। क्या आ जाता है, पंचायती राज। बहुत ही डीपली में पंचायती राज हमारे यहाँ सर के द्वारा पढ़ाया गया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। एक बार आप चाहें तो यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं, पंचायती राज वहां पर क्लियर करवा दिया गया, लेकिन एडीओ वाले बच्चों के लिए फिर से पंचायती राज का चक्र चलेगा जहां एक एक चैप्टर आपको डीपली समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 भाग में बांटा गया है आपके एडीओ के सिलेबस को। एक और चीज आपको मैं बता दूं, एक एक पार्ट आपका 30-30 नंबर का है, एक एक पार्ट आपका 30-30 नंबर है, मतलब समझ रहे हो, हिंदी से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। और हिंदी तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक। चलिए अभी तो फिलहाल सिलेबस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में बाद में डिस्कस होगी। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझ जाइए। एडीओ का क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इसी वजह से इसमें एकदम डीप में हम जाकर नहीं पढ़ेंगे, मेन जो हमारा क्लास है वो तो कल से स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगी एडीओ के बारे में, एडीओ के अंतर्गत हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसके बारे में। पांचों चीजें समझ आ गई आपको कि आजीविका और रोजगार क्या होता है, आजीविका किसको कहते हैं और रोजगार किसको कहते हैं, बताइए कोई एक। रोजगार मतलब, देखो रोजगार मतलब बच्चे क्लास का टाइमिंग आपको कल फिक्स कर दिया जाएगा कि एक्चुअली कितने टाइम पर हमारी क्लास होने वाली है, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैं ये क्लास ले सकती हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांसेस इसी टाइम के, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, जनजाति की क्लास चल रही है, तो यही वाला टाइम थोड़ा सही लग रहा है। बाकी देखते हैं जैसा भी है, कल से आपको टाइम बिल्कुल फिक्स बता दिया जाएगा कि एडीओ की क्लास में कितनी टाइम तक चलेगी। अब मैं पूछ रही थी आपको आजीविका और रोजगार में अंतर क्या होता है, तो समझना, जैसे अगर हम बात करें रोजगार की, तो मोटा मोटी शब्द में हम बोल सकते हैं कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसको रोजगार मिल गया, बोल सकते हैं क्या, है ना। रोजगार मतलब जिसको सरकारी नौकरी मिल गया मतलब उसको रोजगार मिल गया, एक छोटे से शब्द में हम ये बोल सकते हैं। और वहीं हम आजीविका किसको बोलेंगे, आजीविका मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए आप जिस भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जो आपने व्यक्तिगत रूप से निर्माण किया है जिसका, उसको हम कहते हैं आजीविका। जैसे मान लो आपने घर में अपना जीवन चलाने के लिए छोटा सा राशन दुकान खोल लिया और अपने घर में बैठ करके उसका राशन दुकान से चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो आपकी आजीविका की श्रेणी में आ जाती है। तो समझ आया आजीविका और रोजगार में क्या अंतर है। सबसे पहले बच्चे देखो, पढ़ाता हर टीचर है ना, लेकिन जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़े, पहले उसके बारे में तो नॉलेज हो जाए आपको कि आप पढ़ क्या रहे हो। खाली रटे पड़े हो आजीविका पढ़ना है, आजीविका पढ़ना है, आजीविका पढ़ना, पता ही नहीं है कि आजीविका होता क्या, कैसे पढ़ोगे। तो रटने वाला काम तो हमको करना ही नहीं है ना, रट कर क्या करेंगे, ठीक है, हमको पढ़ना है। तो आजीविका हमको समझ आ गया। अब समझो, बेरोजगारी दूर करने के लिए जो हमारी सरकार है वो समय समय पर क्या करती है, बहुत सारे योजनाएं चलाते रहती है, बहुत सारे प्लानिंग लाते रहती है। वैसे ही एक योजना बनी थी सन 1999 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई, स्वर्ण, कुछ याद आ रहा है क्या, इतना बड़ा बोल दी मैं, स्वर्ण पूरा का पूरा नाम बोल दी, फिर भी तुम लोग को याद नहीं आ रहा है। बताओ क्या है, स्वर्ण तो मैं बोल दी, आगे तुम लोग बताओ। स्वर्ण सिंह स्वरोजगार योजना, ठीक है, सन 1999 में ये आया हुआ था।
तो इस योजना के इंटेंशन ही ये था कि ग्रामीण स्तर का विकास हो सके। देखो अब किसी के माइंड में ये चल रहा है कि मैडम सिर्फ ग्राम का ही विकास क्यों करना है, सिर्फ ग्राम का विकास नहीं करना है बच्चे। ये जो योजनाएं चलती है वो ग्रामीण लेवल पर भी होती है, शहरी लेवल पर भी होती है, पर कुछ योजनाएं जो ग्राम के लिए होती है उसका इंटेंशन ये है कि हमारी सरकार का मानना ये है कि हमारी जो मैक्सिमम आबादी वो आपके ग्राम में निवास करती है, होता है ऐसा। और गांव के जो लोग हैं जब तक उनके पास रोजगार नहीं रहेगा उनके पास धन कहाँ से आएगा, और जब उनके पास धन नहीं आएगा तो गरीबी तो होगी ही ना। तो अगर उनका गरीबी को दूर करना है तो उनको धन देना पड़ेगा, और धन कैसे आएगा जब हम उनको रोजगार देंगे। तो इसी कारण से समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलती है। देखो आप अपने पैसे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें आय की, है ना, संपत्ति की बात करें, संपत्ति संपत्ति मतलब मेरा मतलब आय से है, संपत्ति का मतलब किससे है, आय से है। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक संपत्ति का प्रयोग आप किधर करोगे, उसका प्रयोग करोगे आप उपभोग करने के लिए। अब आपके पास जितने भी पैसे आप कमा रहे हो किस लिए कमा रहे हो, खाने पीने के लिए तो कमा रहे हो ना। पैसा कमाता क्यों है इंसान, खाने पीने के लिए, ताकि उसकी जिंदगी चल सके, ठीक है। और दूसरा हम इस संपत्ति का प्रयोग किस लिए करते हैं, पूंजी बनाने के लिए। किस लिए करते हैं, पूंजी बनाने के लिए। पूंजी कैसे बनेगा, पूंजी बनेगा तब जब आप बचत करेंगे। सीधा तो बात है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में समझो। पूंजी कैसे बनेगा, जब आप बचत करेंगे तभी तो आपके पास पूंजी बनेगा ना। और जब आप बचत ही नहीं करोगे तो फिर पूंजी कैसे बनेगा, तब तो फिर वही वाला चीज हो गया ना, रोज कमाओ और रोज खाओ। जितना कमा रहे हो, अगर 150 रुपए कमा रहे हो तो 150 रुपए रोज का रोज उड़ा, ठीक है। 70 रुपए का बढ़िया पौवा वो मंगवा लिए, ठीक है। और बाकी जो पैसा बच गया उसको, अरे गलती से याद आ गया घर में शक्कर नहीं था, एक पाव शक्कर ले गए, बस चल रहा है जिंदगी। तो फिर बचत कहाँ से होगा, तो वो आपका उपभोग में आ जाता है। और पूंजी हम किसको कहते हैं, जितना भी आपने कमाया, जितना भी आपको आय हुआ, उसका जो आप बचत करते हैं वो बनता है आपका पूंजी। अब इस पूंजी का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, पूंजी का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप जो आपके घर में गाड़ी आती है, कार आती है, साइकिल आता है, टीवी आता है, फ्रिज आता है, कहाँ से आता है, बचत से आता है ना। अगर आपके पास बचत ही नहीं होगा तो आप सोच सकते हो क्या कभी फ्रिज लेने के बारे में, आप लोग अरे भाई पैसा नहीं है इतना, अभी तो हमारे घर को ही चलाना है, हम मटका के पानी से ही काम चला लेते हैं। फ्रिज आप कब ले पाओगे, जब आपके पास बचत होगा, जब आप सोचोगे हाँ मैंने पिछली बार 10,000 रुपए जमा किया था, वो तो अभी मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं उसका क्या कर लेता हूँ, फ्रिज लेकर के आ जाता हूँ। मतलब ये है कि जितने भी हम सामग्री संसाधन लेते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी, हाँ अगर मान लीजिए आप उच्च शिक्षा में, जैसे मेरा बच्चा न्यू ईरा में पढ़ता है, मैं न्यू ईरा में क्यों पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सेविंग है कि मैं अपने बच्चे को न्यू ईरा में पढ़ा सकती हूँ। अगर मेरे पास उतना सेविंग नहीं होता तो मैं सोच ही नहीं सकती थी न्यू ईरा में पढ़ाने के बारे में। मैं नॉर्मली किसी भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए वहां जाकर के एडमिशन डलवा सकती थी, ठीक। लेकिन मैं हिम्मत कर रही हूँ न्यू ईरा में पढ़ाने का, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि न्यू ईरा का जो फीस है ना, वो देखकर आदमी पागल हो जाएगा, ऐसा फीस है। अभी सिर्फ KG 1 KG 2 में ही आदमी का हालत खराब हो जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तब तो फिर अभी 12th तक निकलना है, तो वहां पढ़ाने की हिम्मत वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने एक सेविंग अपनी कर रखी है, ठीक है। तो बस बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है हमारी कि हमारी पूंजी कब बनेगी, जब आप बचत करना चालू करेंगे। और आप बचत करना कब चालू करेंगे, जब आपके पास आय के स्रोत होंगे, पैसा आएगा तभी तो बचत करोगे, पैसा ही नहीं आएगा तो बचत कैसे करोगे। सोचने वाली बात है कि नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारी आय आना ही बंद हो गया, हमारा इनकम का स्रोत ही बंद हो गया। राशन दुकान हमने खोला था, लेकिन जस्ट मेरे बगल में एक पड़ोसी ने भी खोल लिया, अब वो बहुत अच्छा अच्छा सामान सस्ते दाम पे दे रहा है, सारे के सारे ग्राहक उसी के दुकान में जा रहे हैं, मतलब मेरा दुकान ढोक पड़ गया ना, आय ही नहीं हो रहा है, आय ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बचत कैसे करूंगी। मेरा तो जो कुछ भी बचा हुआ है वही आपके उपभोग में लग जा रहा है, क्योंकि खाना पीना तो जरूरी है ना भाई, जिंदगी कैसे चलेगा, खाने पीने में से ही तो चलेगा ना। खाना पीना तो जरूरी, ऐसा हो सकता है क्या कि आप बिना खाए रहो, क्योंकि मुझे बचत करना है। ये 100 रुपए है मेरे पास, अब इसका मैं दो चीज कर सकती हूँ, एक तो मैं इसका पेट भर खाना खा सकती हूँ, अपने बच्चों को खिला सकती हूँ, या तो मेरे को बचत करना है बोल करके उसको रख सकती हूँ। बताओ किसको चूज करोगे। चाचा जी पिंकू का ख्याल रखना। हाँ 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 बिल्कुल बेटा। खुद का खाना और बच्चों को खिलाना, भूखा रहकर कोई बचत करेगा क्या, नहीं हो सकता ना। बस वही है, अगर हमारे पास आय के स्रोत बंद हो गए, मतलब हमने जो बचत करके पूंजी रखी हुई थी, इसका प्रयोग हम कहाँ करने लगेंगे, उपभोग में करने लगेंगे। उसी पैसा को निकाल निकाल कर हम अपना घर चलाएंगे। 5 रुपए जमा किया था, 5 रुपए का राशन लाना है भाई मेरे को, तो बचत तो मैं फिर कभी करूंगी, पहले तो मेरे बच्चों को खाना खिलवाना है ना मेरे को। आया समझ में। तो ये होता है आजीविका। तो बस ये आजीविका का जो क्षेत्र है ना, उसी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार क्या करती है, समय समय पर बहुत योजनाएं चलाती है, ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी। तो आजीविका के अंतर्गत हमको उन्हीं योजनाओं को पढ़ना है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और कैसे आप अपने आजीविका के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी चर्चा किया था एक समिति के बारे में, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, या स्वर्ण सिंह रोजगार योजना के बारे में। तो यह जो योजना चली गई थी बच्चे, उसमें मेनली उन्होंने फोकस किधर किया था, तो मेनली उन्होंने फोकस किया था कि किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने की बजाय अगर सामूहिक रूप से रोजगार हम किसी को दे दें तो वह ज्यादा क्या रहेगा, प्रॉफिट में चलेगा। यह इस योजना के अंतर्गत लाया गया था। मतलब योजना समिति ने इनको एक
आइडिया दिया कि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति को रोजगार देने की बजाय क्या करें, एक समूह को रोजगार दें। मतलब जो आप सहकारिता देखते हैं ना, जिसमें 10-20 लोग मिल करके सहकारी समिति वाला काम कर लेते हैं आपका, जैसे मिल्क का उत्पादन करना है, डेयरी चलाना है, 10-20 लोग साथ में मिल गए और उसका काम कर रहे हैं। तो बस यही था जो स्वर्ण सिंह रोजगार योजना आया, उसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने के बजाय एक ग्रुप को रोजगार देने के बारे में सोचा गया, क्योंकि सही भी है। जैसे मान लीजिए एक दर्जी है, एक दर्जी को मान लो आप कपड़ा सिलने के लिए देते हो, तो एक दिन में खूब से खूब वो 3 और 4 कपड़े सिल करके निकालेगा। लेकिन उसी को सोचो, उस दर्जी की दुकान में मान लो बहुत सारे टेलर आ गए, 10-20 टेलर आ गए, तो वो तो एक दिन में कितना ही कपड़ा निकाल देंगे, एक बड़ा से बड़ा ऑर्डर भी वो ले सकते हैं। तो कम समय में उनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यही चीज इस योजना के अंतर्गत रखा गया। तो इस योजना में क्या किया गया, किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने की बजाय एक समूह बनाया गया और उसी समूह के माध्यम से यह जो रोजगार देने की प्रक्रिया है वो चालू हुई। धीरे धीरे इसके बाद और भी समितियां हैं, जैसे राधा कृष्ण समिति है, उन्होंने भी कुछ योजनाएं शामिल की। उस योजना में जो स्वर्ण सिंह समिति की जो योजनाएं थी उसमें कुछ कमियां थी, उसको कंप्लीट किया गया। तो कौन कौन सी योजनाएं आए, किस किस प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए क्रियान्वित किया गया, कैसे कैसे योजनाएं चलाएंगे, बस यही चीज के बारे में हमको आजीविका में पढ़ा। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही मजे के साथ अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल बोर नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। पढ़ाई के लिए नहीं, अपने जीवन चलाने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसी के बारे में कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी कि एक्चुअली में आजीविका है क्या क्या चीज, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। कृषि के क्षेत्र में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी आजीविका में प्रॉफिट ज्यादा हो सके, आपके आय के स्रोत बढ़ सके, आपका पूंजी बन सके, बस इसी के बारे में हमको आजीविका के अंतर्गत पढ़ना है। मुझे लगता है और भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको मेन इंटेंशन आज के क्लास का बस यही था, आपको समझाना था कि आजीविका के बारे में कल से हम अपना क्लास जो स्टार्ट करें उसमें हम